जय हिंद। बायो रेमेडिएशन के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन का मतलब क्या होता है, एसिड डिपोजिशन के कौन कौन से टाइप्स देखने को मिलते हैं, एसिड रेन की केमिस्ट्री क्या कहती है, एसिड रेन के क्या क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं और एसिड रेन के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लिए जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, एसिड रेन का मतलब क्या होता है। नाम से ही क्लियर है, एसिड रेन द रेनफॉल दैट हैज़ बीन एसिडिफाइड। ऐसी रेन जिसका pH इज लेस देन 5.6 उसे बुलाया जाता है एसिड रेन। और इतना हमें ऑलरेडी पता है, जब pH 7 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सिचुएशन इज न्यूट्रल। और जब pH लेस देन 7 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दैट द सिचुएशन इज एसिडिक। ऐसी रेन जिसका pH इज लेस देन 5.6 उसे बुलाया जाता है एसिड रेन। ये जो एसिड रेन है ये फॉर्म किस तरीके से होती है, जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ में, तो देखने को मिलती है एसिड रेन। बेहद सिंपल, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ऐसी रेन जिसका pH इज लेस देन 5.6 उसे बुलाया जाता है एसिड रेन। और दूसरा, ये जो एसिड रेन है ये फॉर्म किस तरीके से होती है, जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ में, तो देखने को मिलती है एसिड रेन। सवाल आता है, ये जो एसिड डिपोजिशन देखने को मिलता है इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो एसिड डिपोजिशन का मतलब क्या होता है। बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो एसिडिक पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं, जब ये एसिडिक पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट से अर्थ के सरफेस की तरफ आते हैं, अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं, तो इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को बुलाया जाता है एसिड डिपोजिशन। ये जो एसिड डिपोजिशन है इसके मोटे मोटे दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलता है वेट डिपोजिशन और दूसरा देखने को मिलता है ड्राई डिपोजिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे वेट डिपोजिशन के बारे में। ऐसे एरियाज जहां पे द वेदर इज वेट, ऐसे एरियाज जहां पे द वेदर इज वेट, ऐसे एरियाज में एयर के अंदर अगर एसिड केमिकल्स देखने को मिलते हैं, तो ये जो एसिड केमिकल्स हैं ये ग्राउंड के ऊपर आते हैं एज रेन, एज स्नो, एज फॉग, एज मिस्ट। और इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को वेट डिपोजिशन बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, ऐसे एरियाज जहां पे द वेदर इज वेट, ऐसे एरियाज में एसिड केमिकल्स अगर एयर के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये जो एसिड केमिकल्स हैं ये ग्राउंड के ऊपर आते हैं एज रेन, एज स्नो, एज फॉग, एज मिस्ट। और जब ये एसिडिक वाटर ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के अंदर से फ्लो करता है, तो ये जो एसिडिक वाटर है ये लंबे चौड़े वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, नेगेटिवली अफेक्ट करता है। और दूसरा है ड्राई डिपोजिशन। और ड्राई डिपोजिशन ये भी नाम से क्लियर है, ऐसे एरियाज जहां पे द वेदर इज ड्राई, ऐसे एरियाज जहां पे द वेदर इज ड्राई, ऐसे एरियाज में अगर एसिड केमिकल्स देखने को मिलते हैं, तो ये जो एसिड केमिकल्स हैं ये पार्ट बन जाते हैं डस्ट का, ये पार्ट बन जाते हैं स्मोक का। और इवेंचुअली ये जो एसिड केमिकल्स हैं ये बिल्डिंग से चिपक जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट से चिपक जाते हैं, ये वेजिटेशन से चिपक जाते हैं और कभी कभी सीधे सीधे ग्राउंड पे आके गिर भी जाते हैं। और जब इन एरियाज में रेन स्टॉर्म देखने को मिलती है, जब इन एरियाज में रन ऑफ देखने को मिलता है, तो ये जो एसिड केमिकल्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट से चिपक गए ये वॉश अवे हो जाते हैं। और वॉश अवे होने के बाद ये जो एसिड केमिकल्स हैं ये अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। और इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को ड्राई डिपोजिशन बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, ड्राई डिपोजिशन में क्या हो रहा है, ऐसे एरियाज जहां पे द वेदर इज ड्राई, ऐसे एरियाज में अगर एसिड केमिकल्स देखने को मिलते हैं, तो ये जो एसिड केमिकल्स हैं ये पार्ट बन जाते हैं डस्ट का, ये पार्ट बन जाते हैं स्मोक का। और इवेंचुअली ये जो एसिड केमिकल्स हैं ये बिल्डिंग से चिपक जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट से चिपक जाते हैं, ये वेजिटेशन से चिपक जाते हैं। और कुछ एसिड केमिकल्स जो हैं वो सीधे सीधे ग्राउंड पे भी गिर जाते हैं। और फिर जब इन एरियाज में रेनस्टॉर्म देखने को मिलती है, तो ये जो एसिड केमिकल्स ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चिपके हुए हैं ये वॉश अवे होकर अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं।
एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी एसिडिटी देखने को मिलती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी एसिडिटी देखने को मिलती है उसमें से ज़्यादातर अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है वाया ड्राई डिपोजिशन। ज़्यादातर एसिडिटी जो है वो अर्थ के सरफेस तक कैसे पहुंचती है? ड्राई डिपोजिशन के थ्रू पहुंचती है। अब सवाल आता है, ये जो एसिड रेन देखने को मिलती है इसकी केमिस्ट्री क्या कहती है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन के ये जो ऑक्साइड्स हैं ये आते कहाँ से हैं? ये नेचुरल सोर्सेस से भी आते हैं और मैन मेड सोर्सेस से भी आते हैं। फिर ये जो ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर के और नाइट्रोजन के, इनमें से कुछ जो ऑक्साइड्स हैं वो सीधे सीधे ग्राउंड की तरफ आ जाते हैं वाया ड्राई डिपोजिशन। अभी हमने पढ़ा है ड्राई डिपोजिशन में यही होता है। कुछ जो ऑक्साइड्स हैं वो सीधे सीधे ग्राउंड पर आ जाते हैं और कुछ जो ऑक्साइड्स हैं वो रह जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ये जो ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाते हैं इनकी कहानी क्या है? होता क्या है, जब सनलाइट आती है तो ये जो सनलाइट है ये एटमॉस्फेयर के अंदर फोटो ऑक्सीडेंट्स के फॉर्मेशन की शुरुआत करती है। ये जो सनलाइट है ये एटमॉस्फेयर के अंदर फोटो ऑक्सीडेंट्स के फॉर्मेशन की शुरुआत करती है। फोटो ऑक्सीडेंट्स जैसे ओजोन है, जैसे पेन है, और ये जो फोटो ऑक्सीडेंट्स फॉर्म होते हैं ये फिर सल्फर, नाइट्रोजन और अदर गैसेस के जो ऑक्साइड्स हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ में रिएक्ट करते हैं। वो क्या रहा है? सनलाइट आई, ये जो सनलाइट आई इसकी वजह से फोटो ऑक्सीडेंट्स के फॉर्मेशन की शुरुआत देखने को मिलेगी। ये जो फोटो ऑक्सीडेंट्स हैं ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करेंगे और इस रिएक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? इस रिएक्शन की वजह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होती है और HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होती है, और यही एसिड जो है वो रेन के साथ में ज़मीन तक आती है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को वेट डिपोजिशन बोला जाता है। ये जो एसिड रेन होती है इसमें सल्फेट के आयंस देखने को मिलते हैं, नाइट्रेट के आयंस देखने को मिलते हैं, अमोनिया के आयंस देखने को मिलते हैं और हाइड्रोजन के आयंस देखने को मिलते हैं। इजी और सिंपल सी बातचीत है। हो क्या रहा है? एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं, नेचुरल सोर्सेज से भी आते हैं और मैन मेड सोर्सेज से भी आते हैं। ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं, इनमें से कुछ जो ऑक्साइड्स हैं वो ड्राई डिपोजिशन के थ्रू सीधे सीधे ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं और कुछ जो ऑक्साइड्स हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाते हैं। सनलाइट आती है और सनलाइट की वजह से फोटो ऑक्सीडेंट्स के फॉर्मेशन की शुरुआत देखने को मिलती है। ये जो फोटो ऑक्सीडेंट्स हैं ये इंटरेक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं विद द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होता है? इसकी वजह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और इवेंचुअली वेट डिपोजिशन के थ्रू यही जो एसिड्स हैं ये अर्थ के सरफेस तक आते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को एसिड रेन बोला जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होपफुली चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर हो रही होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, एसिड रेन का मतलब क्या होता है? एसिड डिपोजिशन के कौन कौन से टाइप्स देखने को मिलते हैं और एसिड रेन की केमिस्ट्री क्या कहती है, इन सब चीज़ों के बारे में होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है एसिड रेन के इम्पैक्ट के बारे में, एसिड रेन के इफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ के बारे में। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एसिड रेन के क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? एक तो बैड स्मेल, बट ऑब्वियस सी बात है जब एसिड रेन देखने को मिलती है तो बैड स्मेल फील की जाती है, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी देखने को मिलती है, इरिटेशन देखने को मिलती है इन दी स्किन, इरिटेशन देखने को मिलती है इन दी आइज, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जब डायरेक्ट इफेक्ट की अगर बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस देखने को मिलती है, सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और कभी कभार कैंसर भी देखने को मिलता है। और अगर
ये जो एसिडिफाइड वाटर है इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो फूड पॉइजनिंग भी देखने को मिलती है। तो ये जो एसिड रेन है ये हैविली अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को। अगर बात करें इफेक्ट्स ऑन सॉइल के बारे में, तो ये जो एसिड रेन है इसकी वजह से जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे पोटेशियम है, ये लीच कर जाते हैं, ये सॉइल के अंदर वाली लेयर्स में चले जाते हैं और इसकी वजह से जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है। और अगर सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी या नहीं होगी, बट ऑब्वियस सी बात है होगी। फॉरेस्ट की हेल्थ वो खराब होगी या नहीं होगी, बट ऑब्वियस सी बात है होगी। और ये जो एसिड रेन है इसकी वजह से सॉइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है, जो डीकम्पोजिशन का रेट होता है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलता है। डीकम्पोजिशन की रेट में रिडक्शन देखने को क्यों मिलता है? बिकॉज सॉइल के अंदर जो अमोनिया है वो इंक्रीज हो जाता है, और सॉइल के अंदर अगर अमोनिया इंक्रीज हो जाएगा तो जो डीकम्पोजिशन का रेट है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। वेजिटेशन के ऊपर इफेक्ट्स की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस में कमी देखने को मिलती है, प्लांट की जो ग्रोथ रेट होती है उसमें कमी देखने को मिलती है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में डिसकलरेशन देखने को मिलता है। एसिड रेन की वजह से ये जो लीव्स में डिसकलरेशन है ये हैविली देखने को मिलता है। प्री मैच्योर एजिंग देखने को मिलती है, पेड़ जो है वो प्री मैच्योरली एज हो जाते हैं। स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, जो वेजिटेशन की एक्चुअल हाइट होती है उससे कम हाइट देखने को मिलती है, और सर्टेन केसेस में ट्री की डेथ भी देखने को मिलती है। ये जो एसिड रेन है ये एक तरीके से प्लांट को कमज़ोर कर देती है, और अगर प्लांट कमज़ोर हो जाएगा तो उस प्लांट में ज़्यादा डिसीजेस देखने को मिलेंगी, ज़्यादा पेस्ट देखने को मिलेंगे। इट विल बी वल्नरेबल टू डिसीजेस एंड पेस्ट। अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट्स के बारे में, तो ये जो एसिड रेन है इसकी वजह से सॉइल का जो माइक्रोबियल बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सॉइल का माइक्रोबियल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। होता क्या है, जो बैक्टीरिया होता है, जो प्रोटोजोआ होता है उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है और फंगाई की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब सोच के देखो, एक रात पहले तक ये जो सॉइल हुआ करती थी इसमें बैक्टीरिया हुआ करता था, इसमें प्रोटोजोआ हुआ करता था, लेकिन अब सडनली फंगाई की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो माइक्रोबियल बैलेंस है वो डिसरप्ट होगा या नहीं होगा? और अगर माइक्रोबियल बैलेंस डिसरप्ट होगा तो वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो इम्पैक्ट होगी या नहीं होगी? बट ऑब्वियस बातें होगी। वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे या नहीं होंगे? बट ऑब्वियस बातें होंगे। वहाँ पे जो डीकम्पोजिशन रेट है, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, उसमें ऑल्टरेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगा। और फिर जो प्लांट्स होते हैं उनमें सॉइल बॉर्न फंगल डिसीजेस भी देखने को मिलती हैं। अगर बात करें एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इफेक्ट्स के बारे में, तो ये जो एसिडिक वाटर होता है इसका पीएच जो होता है वो कम होता है, और जब वाटर एसिडिक हो जाएगा तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फिशेस के ऊपर देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस के ऊपर देखने को मिलेगा। जो एग्स होते हैं जो कि डेवलप ही हो रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो स्पर्म होता है वो खत्म हो जाता है, जो लार्वा होता है वो खत्म हो जाता है, जो प्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन होती है उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। एक्वेटिक फूड चेन्स जो है वो कोलैप्स हो जाती हैं। सोच के देखो ना कि आप जिस खाने को खा रहे थे, जिस फूड को कंज्यूम कर रहे थे, जिस पानी को आप पी रहे थे, उसका पीएच अब सडनली बहुत नीचे चला गया है और वो जो पानी है वो एसिडिक हो गया है। तो बट ऑब्वियस बात है क्राइसिस देखने को मिलेंगे, बट ऑब्वियस बात है जो फूड चेन है वो कोलैप्स होने लगेगी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कनाडा और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर फिशलेस लेक्स देखने को मिलती हैं। ये जो फिशलेस लेक्स देखने को मिलती हैं ये क्यों देखने को मिलती हैं? ये देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर। अगर बात करें अबाउट द इफेक्ट्स ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ, टेरेस्ट्रियल लाइफ के ऊपर भी वही सेम इफेक्ट देखने को मिलता है। इनडायरेक्टली जो फूड चेन होती है वो डिसरप्ट हो जाती है। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि वेजिटेशन में डैमेज देखने को मिलती है। जो प्रेडेटर्स होते हैं उनके ऊपर कास्केडिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है बिकॉज जो हर्बीवोर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो इवेंचुअली पूरी जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है इस एसिड रेन का। और फिर बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के ऊपर भी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये जो एसिड रेन है ये लाइमस्टोन के साथ में, ये मार्बल के साथ में रिएक्ट करती है, और जब लाइमस्टोन के साथ में मार्बल के साथ में रिएक्ट करती है तो स्ट्रक्चरल डैमेज देखने को मिलती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ताजमहल। ताजमहल जिसका कलर एकदम वाइट है
वो कुछ सालों पहले येलो टर्न होने लग गया था। और येलो टर्न क्यों होने लगा था? बिकॉज ऑफ एसिड रेन, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। इवेंचुअली ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो स्टैच्यूज हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, इनको नुकसान होता है इस एसिड रेन की वजह से। देखो, इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन की अगर बात करें तो ये ऐसे इम्पैक्ट्स हैं कि अगर आपको एसिड रेन समझ में आता है तो आपको ये समझ में आता है कि किन किन चीज़ों पे किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब बात आती है कंट्रोल मेजर्स के बारे में। ये जो एसिड रेन है, इसके लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं? एक तो सबसे बढ़िया है बफरिंग। बफरिंग का मतलब क्या होता है? जो एसिडिफाइड वाटर है उसमें आप न्यूट्रलाइजिंग एजेंट को ऐड करो और उस वाटर का जो पीएच है उसको रीस्टोर करो। बफरिंग में क्या होता है? जो एसिडिक वाटर होता है उसमें न्यूट्रलाइजिंग एजेंट को ऐड किया जाता है टू रीस्टोर द पीएच। और ये जो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है इसके तौर पे आम तौर पे लाइम को ऐड किया जाता है। लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ऐड किया जाता है। तो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट के तौर पे लाइम को अक्सर यूज किया जाता है। दूसरा क्या कर सकते हैं? हम लो सल्फर फ्यूल्स को यूज करें। ये जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं ये अगर प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, अगर मैनमेड सोर्सेज के थ्रू इनका प्रोडक्शन कम देखने को मिलेगा तो इवेंचुअली एसिड रेन की जो कंडीशंस हैं वो कम डेवलप होंगी। तो हम लो सल्फर फ्यूल्स को यूज करें। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के एमिशंस हैं इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एक तो हम क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज करें, मॉडर्न मशीनरी को यूज करें और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करें। डीसल्फराइजेशन के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। ये जो डीसल्फराइजेशन है इसके थ्रू ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस को रिमूव किया जा सकता है। फिर कैटालिटिक कन्वर्टर्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। व्हीकल्स के ऊपर कैटालिटिक कन्वर्टर्स को लगाओ ताकि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस हैं, उनमें रिडक्शन देखने को मिले। फिर सरकार को स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ के लिए, व्हीकल्स के लिए सरकार को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है। एनर्जी एफिशिएंसी को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। पब्लिक अवेयरनेस हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। और ये जो एसिडिक रेन है ये किसी रीजन स्पेसिफिक की बात नहीं है, कोई रीजन स्पेसिफिक फिनोमिना नहीं है, पूरे दुनिया में देखने को मिलता है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे ग्लोबल ट्रीटीज़ हैं, एक है 1979 का जनेवा कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन। ऐसे जो कन्वेंशंस हैं, ऐसे जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के टूल्स हैं, उनकी हमें मदद लेने की ज़रूरत है। इसमें सबसे इफेक्टिव क्या है? सबसे इफेक्टिव है बफरिंग। और बफरिंग के अलावा जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो क्या है कि जो मॉडर्न टूल्स हैं, जो क्लीनर फ्यूल्स हैं, जो मॉडर्न मशीनरी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और है। ये जितने भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एसिड रेन्स देखने को मिलती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखो, यूजुअली ये जो एरियाज हैं जहाँ पे एसिड रेन्स देखने को मिलती हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड हैं इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड बेल्ट्स ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर एसिड रेन्स देखने को मिलती हैं। आप सोच ही सकते हो, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के एमिशंस हैं वो ज़्यादा होंगे और इसकी वजह से इनका कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ये कहें कि एसिड रेन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इन एरियाज में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क है, नॉर्वे वगैरह है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है, यहाँ पे खूब सारी एसिड रेन्स देखने मिलती हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे पहली बार एसिड रेन को रिपोर्ट किया गया बॉम्बे में इन 1974। इंडिया में सबसे पहली बार एसिड रेन को कहाँ पे रिपोर्ट किया गया? बॉम्बे में रिपोर्ट किया गया। और कब रिपोर्ट किया गया? 1974 में रिपोर्ट किया गया। बाकी आज के डेट में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखने को मिलती हैं, जहाँ पे व्हीकल पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे भी एसिड रेन के इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। ये जो सॉइल का पीएच है इसमें कमी देखने को मिली है। बेसिकली सॉइल जो है वो एसिडिक होती हुई दिखाई दी है इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इन कोस्टल कर्नाटका एंड केरला, इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। इंडिया में सबसे पहली बार एसिड रेन को कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था? बॉम्बे में किया गया था।
और कब किया गया था? 1974 में किया गया था। और इसके साथ एसिड रेन और ये जो चैप्टर है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इस चैप्टर की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। एसिड रेन ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से इसको देखना। थैंक यू वेरी मच।